तो न्यूक्लिक अम्ल के बारे में हम लोग पढ़े थे, देखो कुछ बातें हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहला बात होगा, कल आप पढ़े थे, याद करिए कि नाइट्रोजन, जिससे न्यूक्लिक अम्ल में 3 घटक होते हैं, एक शर्करा होता है, एक नाइट्रोजन क्षारक होता है, एक फास्फेट समूह। सब लोग याद करो, न्यूक्लिक अम्ल के 3 घटक, एक पहला होता है शर्करा, दूसरा होता है नाइट्रोजन क्षारक और तीसरा होता है फास्फेट। अब इसमें न्यूक्लिक अम्ल को कल आप पढ़े थे, 2 भागों में बांटा गया है। तो डीएनए की बात होगी, आरएनए की बात होगी। तो अगर हम कहें, पहले सुनो, इस माने एक बार समझा देते तुमको कि कल हम पढ़े थे कि न्यूक्लिक अम्ल के घटक, न्यूक्लिक अम्ल के घटक, और न्यूक्लिक अम्ल के घटक में जो बातें थी कि कितने घटक होते हैं, तो 3। पहला पढ़े थे शर्करा, दूसरा पढ़े थे नाइट्रोजन क्षारक, पहले समझना आपको बाबू, नाइट्रोजन क्षारक, और तीसरा जो आप पढ़े थे फास्फेट समूह, फास्फेट समूह। इतना तो सब लोग जाने। हालांकि न्यूक्लिक अम्ल का खोज किसने किया था, तो फ्रेडरिक माइसर ने किया था, मछली में किया था, आपको याद होगा सबसे पहले। ये बायोलॉजी की बातें हैं सब। अब सुनो ध्यान से, जो शर्करा होता है, कल आप नोट पॉइंट में मैंने जब बताया था, तो जो शर्करा होता है वह डीएनए आरएनए दोनों में पाया जाता है। समझ लेते हैं ध्यान से। अगर डीएनए में कहते हैं तो डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शर्करा पाया जाता है। डीऑक्सी, आज याद कर लेना, डीऑक्सी राइबोज शर्करा पाया जाता है, ठीक है। तथा आरएनए में क्या पाया जाता है, आरएनए में राइबोज शर्करा पाया जाता है, शर्करा पाया जाता है। तो पहला बात आप सब लोग जान गए। अब कल आप एक बात ये भी पढ़े थे ना, दूसरा आप जान लीजिएगा कि डीएनए में नाइट्रोजन क्षारक की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। नाइट्रोजन क्षारक एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। देखो ध्यान से समझो पहले, ये पिंकू या ब्लैक बोर्ड पर देखो, ये एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, एकदम ध्यान से समझना। देखो ये डीएनए में पाए जाने वाला नाइट्रोजन क्षारक है, और जो आरएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजन क्षारक होंगे, तो इसके सबसे, सुना ध्यान से, नाइट्रोजन में पाए जाने वाले जो आरएनए में जो पाए जाने वाले नाइट्रोजन क्षारक होंगे, तो ये बताओ AGTC में सबसे अंतिम में कौन अक्षर आ रहा, टी आता है, अंतिम में सी आता है, टी आता है, टी। ABCD में सबसे अंतिम में क्या आता है, टी। तो टी को इसमें से हटा देते हैं, उसमें का जो यू होता है आकर के हट जाता है। जैसे क्या होता है ना, आदमी क्लियर नहीं कर पाता कि आखिर इसमें से क्या हटेगा। डीएनए में तो निश्चित बात एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन पाया जाएगा, लेकिन इसमें आप ट्रिक आपको बता रहे हैं कि पूछ दे कि आरएनए में क्या क्या पाया जाता है, तो इसमें सबसे अंतिम में जो टी देख रहे हैं उसको हटा देते हैं, और उसके जब क्या आता है, यू आ जाता है। ये ध्यान रखना, बाकी सब वही रहता है। तो जैसे डीएनए में नाइट्रोजन क्षारक ये होता है, तथा आरएनए में नाइट्रोजन क्षारक, नाइट्रोजन का मतलब इसमें नाइट्रोजन उपस्थित होता है। नाइट्रोजन क्षारक क्या क्या होता है, याद है, नाइट्रोजन क्षारक एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल, साइटोसिन। देखो टी हट गया, यू आ गया, इसमें होता है, ठीक है, होता है। तीसरा का बात तो ध्यान से समझना है कि डीएनए में ध्यान से रखना कि जो ए होता है वह डबल बॉन्ड किसके साथ, ए के साथ टी जुड़ा होता है। डीएनए की बात में करो, ए के साथ क्या जुड़ा होता है, टी। ए को क्या कहते हैं, एडेनिन, और टी को क्या कहते हैं, थाइमिन। इसके बीच में डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है आपको, तो इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड कहेंगे, हाइड्रोजन, याद करना। ए को क्या कहेंगे, एडेनिन, ठीक है। हमेशा अभी आपको मैं चित्र बनाऊंगा, तो ए और टी के बीच में जो बॉन्ड पाया जाता है, डबल बॉन्ड होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। सर समझते चलना है। तथा देखो यो ट्रिक है, सी और जी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। और सुनो कहानी आपका ये होगा कि इसमें डबल बॉन्ड है, यहाँ पर इसमें क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो अब जब बात यहाँ पर होगी तो इसके बारे में क्या बताएंगे, सुनिए। कोई पूछता है कि बाप रे ए के साथ टी रहेगा कि एक, तो सी और जी दोनों सेम होता है। देखो ना, दोनों का आकार सेम दिखाई दे रहा। तो सी और जी के बीच में जो बॉन्ड बनता है ट्रिपल बॉन्ड बनता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं,
हाइड्रोजन बंद करते हैं। तुम लोग कल पढ़े थे इसको, हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोजन। ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है। दोनों माने जो भी नाइट्रोजन क्षारक होते हैं एक दूसरे से किस बंध के द्वारा जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन। तो फर्स्ट हमें 4 पॉइंट बोल देते हैं कि ए तथा टी और सी तथा जी के बीच में हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है। हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है या हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। चलो, तो समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं वो भी इसको जानने का प्रयास करिए, कोई ज़्यादा दिक्कत होगा नहीं। तो ए और टी के बीच में, जो ए और टी देख रहे थे, इसके बीच में भी जो बंध पा रहा था वो उसको हाइड्रोजन बंध डबल पाया जाता है। और सी और जी के बीच में भी जो बंध पाया जाता है इसको भी कौन सा बंध कहते हैं? लेकिन इसमें क्या होता है? ट्रिपल बंध पाया जाता है। बोले इतना सबको समझ में आया का? अब एक बात बताते हैं तुम लोग को, देखो ध्यान से। अब फिर एक नया टॉपिक आपका आता है आज का, डीएनए। और ऊपर लिखते हैं डीएनए और आरएनए में अंतर। डीएनए और आरएनए में अंतर, ठीक है ना? अब देखना ध्यान से तनिक सब लोग कि आखिर डीएनए में, इधर आरएनए लिख लो, इसमें क्या अंतर होता है। तो पहला को बढ़िया से मैंने आपको लिखना है, रुक जाओ 1 मिनट, तो और बीच में लिख देते हैं कि जगह पूरा भर लो। इधर डीएनए लिख लो, इधर आरएनए लिख लो, ठीक है। तो पहला देखो, अच्छा आप सबको याद होगा, अगर आपसे कोई पूछे डीएनए आरएनए में क्या अंतर होता है, तो डीएनए में पहला क्या लिखते हैं कि डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक। डी से क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का पूरा नाम राइबोज न्यूक्लिक एसिड। राइबोज न्यूक्लिक एसिड। एकदम धीरे धीरे समझते रहना, याद हो रहा है ना जी? एकदम याद कर लेना है, तो सबको याद कर लेना है। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड या अम्ल होता है। इसका पूरा नाम क्या होगा? राइबोज। हाँ, आरएनए का पूरा नाम राइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है। राइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है। बोलो सबको याद हुआ पहला में? पहले समझ लो बाबू, आकाश बाबू, पूरा प्रयास करो कि इसको समझने के लिए। अब एक और बात बताते हैं, देखो डीएनए में और आरएनए में, डीएनए और आरएनए में दूसरा अंतर ये है, समझो कि जो डीएनए होता है वह आनुवांशिक होता है, जो आरएनए होता है आनुवांशिक नहीं होता है। कुछ विषाणुओं में आनुवांशिक हो सकता है, बात समझ रहे हैं ना? तो दूसरा ही लिख सकते हैं कि डीएनए आनुवांशिक होता है। आनुवांशिक मैंने जानते हैं ना कि हमारे जो गुण होगा हमारे बच्चों में भेजता है। डीएनए आनुवांशिक होता है। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? आरएनए आनुवांशिक नहीं होता। आरएनए आनुवांशिक नहीं होता, ठीक है। आप तीसरा सुनो, डीएनए में जो शर्करा पाया जाता है उसका नाम होता है डीऑक्सीराइबोज शर्करा। आरएनए में जो शर्करा पाया जाता है उसका नाम होता है राइबोस शर्करा। बात समझ रहे हो? तो यह भी लिख सकते हो, डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाया जाता है। डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाया जाता है। और आरएनए में राइबोस शर्करा पाया जाता है। कौन शर्करा? राइबोस शर्करा। अब आ जाओ 4 नंबर पर। अब बताओ, डीएनए कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है, आरएनए कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। लिख सकते हो, डीएनए केंद्रक में पाया जाता है। केंद्रक में देखो सबको याद होना चाहिए, जैसा मुझे याद हो वैसा आपको भी याद होना चाहिए। आरएनए कहाँ पाया जाता है? आरएनए
कोशिका द्रव। कोशिका द्रव कल देखे थे, याद है कुछ? केंद्र के बाहर जितने जगह होता है ना, सबको कोशिका द्रव कहते हैं, कोशिका द्रव में पाया जाता है। ठीक है, पांचवा क्या कर सकते हैं? देखो, डीएनए द्विकुंडली संरचना होती है, अभी अब सांप की तरह होता है, और आरएनए का होता है एक कुंडली संरचना। क्या भी लिख सकते हैं कि यह द्विकुंडली संरचना में पाया जाता है। और इसका क्या कर सकते हो? यह एक कुंडली संरचना, कुंडली संरचना है ना, संरचना में पाया जाता है। चलो ये रहा। अच्छा, डीएनए में एक और बता सकते हैं कि डीएनए में जो होता है, सुनो, डीएनए जो होता है उसमें नाइट्रोजन क्षारक एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन होता है। आरएनए में एडेनिन, गुआनिन, यूरासिल, साइटोसिन होता है। थाइमिन हट जाता है। इस कहते हैं डीएनए में नाइट्रोजन क्षारक, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन होता है। साइटोसिन होता है। इसमें क्या होता है? इसमें नाइट्रोजन क्षारक एडेनिन, गुआनिन, यूरासिल और साइटोसिन होता है। अब तो जगह नहीं है, चलो इतना लिख लो, तब आगे आपको बताओ। कुछ समझे हो पहले ही बताओ। ये बोर्ड में बहुत बनाता है बाबू, देखो बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए तो ये बायोलॉजी में भी है। ये जो दोनों रेखा देख रहे हो तुम लोग, ये वाला, ये जो बनाया गया है, देखो ध्यान से। चलो, जो नहीं जानते वो सांपे कहेगा, और क्या। जो पहली बार अपनी जिंदगी में देख रहा होगा तो खास हो सकता है। अच्छा जी, यह द्विकुंडली संरचना रहा। आप पढ़े भी होंगे, जो सिरा आप देख रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। कल आप पढ़े थे, बायोलॉजी वाले बच्चे जो होंगे इससे में ही पढ़ाया गया था न्यूक्लियोटाइड। यह भी न्यूक्लियोटाइड है, यह भी न्यूक्लियोटाइड है। और आप पढ़ के गा रहे हैं न्यूक्लियोटाइड का दिमाग कैसे होता है। ठीक है, अभी इसमें थोड़ा सा इसको न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड बता देते, तब आपको न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है इसके बारे में जिक्र करेंगे। देखो, इसके बीच में एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड, गुआनिन, साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, फिर एडेनिन, थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड, साइटोसिन, गुआनिन के बीच में डबल। ये प्रक्रिया चलती रहती है, देख लो, ये प्रक्रिया आपकी क्या होती है? चलती रहती है। ठीक है, देख लो ध्यान से। जब भी माने एडेनिन के साथ थाइमिन जुटेगा डबल, साइटोसिन के गुआनिन जुड़ेगा ट्रिपल। यहाँ भी एडेनिन है, थाइमिन है डबल, साइटोसिन है, गुआनिन है ट्रिपल, थाइमिन है, ये है डबल, जी है माना, अदला बदली कर लो, ट्रिपल। इस तरीके से ये प्रक्रिया क्या होती है? चलती रहती है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। अगर इसको 5 डैश हम लोग मानते हैं, इसी का विपरीत यहाँ पर आता है तो 3 डैश, और अगर 3 डैश इसको मानते हैं तो ये 5 डैश। अब सुनो, यहाँ से अगर चक्कर लेते हैं तो यहाँ से ले करके यहाँ तक एक चक्र पूरा होता है। इसे यहाँ से आया, इधर गया, फिर यहाँ पर आया, और इसके बीच की दूरी कितनी होती है? कितनी होती है बताओ? 34 एंगस्ट्रॉम होती है, 34। और देखो, इसके बीच में जो होते हैं ना, यहाँ पर लिख देते हैं 10 जोड़ी नाइट्रोजन क्षारक उपस्थित होते हैं। से 1 2 4 5 6 7 8, दुगौरी बना लो 9, एक और बना लो 10 जोड़ी माने नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। ठीक है, अब सुनो, जो देख रहे हो इसका जो व्यास होता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक 20 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम। ये डीएनए का द्विकुंडली संरचना है, और इस डीएनए के द्विकुंडली संरचना को किसने दिया था मालूम है? वाटसन और क्रिक ने सन 1953 ईस्वी में। वाटसन और क्रिक ने कब दिए थे? 1953 ईस्वी में। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये संरचना है,
क्या क्या इसकी क्वालिटी है मैं लिख देता हूँ, आप लोग भी लिख लीजिए, और तब जहाँ दिक्कत होगा तो कहिएगा तो समझा देते हैं। तो पहला कुछ बात लिखो। देखो पहला डीएनए के द्विकुंडली संरचना को वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक ने सन 1953 ईस्वी में, सब बच्चे जितने लोग हैं यहाँ पर सब लोग अपना ईमेल या जीमेल आईडी जो बनाए होंगे उसका फोटो कापी आप जमा कर देंगे स्कूल में। इसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं आपस में समांतर होती है। इसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या आ गया, दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं जो देख रहे हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती है जो आपस में समांतर होती है। जो मेरे पास टाइम नहीं है बच्चा आपसे बात करने के लिए, आपस में समांतर होती है। तुम्हारे तरह खाली हम लोग नहीं बैठे हैं। आगे लिख लो, एक श्रृंखला के न्यूक्लियोटाइड शर्करा फास्फेट संलग्न द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। एक श्रृंखला के न्यूक्लियोटाइड शर्करा फास्फेट संलग्न द्वारा शर्करा फास्फेट सहलगनता द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। दोनों श्रृंखलाएं आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ी होती है। दोनों श्रृंखलाएं आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ी होती है। आइए देखो पॉलीन्यूक्लियोटाइड ये दोनों हाइड्रोजन बंध से जुड़े हैं। पांचवा देख लेना, साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बंध बनते हैं। अभी बताया गया था आपको, साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बंध बनते हैं। छवा लिख लेना है, एडेनिन और थायमिन के बीच, जहाँ एडेनिन लिखना ना ताही लिख लेना, और थायमिन टी के बीच 2 हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है। माने ए और टी के बीच में उपस्थित होता है। 7 नंबर लिख लेना, शर्करा के अणुओं के बीच की दूरी 11 एंगस्ट्रॉम होती है। शर्करा जो पाए जाते हैं, शर्करा के अणुओं के
बीच की दूरी सब लोग याद कर लेना, 11 एंगस्ट्रॉम होती है। 8 नंबर, डीएनए अणु का व्यास 20 एंगस्ट्रॉम है, तो लिखे वहाँ पर डीएनए अणु का व्यास 20 एंगस्ट्रॉम होता है। 9वां लिख लेना। एक पूर्ण चक्र की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम होती है। एक पूर्ण चक्र की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम होती है तथा इसमें 10 जोड़ी नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। नाइट्रोजन क्षारक इतना लिख लीजिए। इस तरीके से अगर ये 9 है तो 4 और हैं, 6 लिखा गया 9। तो पहले तो जान गए होंगे कि डीएनए, पहले चित्र बन गया ना सबका। डीएनए के द्विकुंडली संरचना को वाटसन और क्रिक ने सन 1953 ईस्वी में प्रस्तुत किए थे। इसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड होती है, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड एक ये, जो आपस में समांतर होती है। एक श्रृंखला के न्यूक्लियोटाइड शर्करा फास्फेट संलग्नता द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। दोनों श्रृंखलाएं आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ी होती है। साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बंध होते हैं, चाहे तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर साइटोसिन, ट्रिपल बॉन्ड, ग्वानिन। एडेनिन और थायमिन के बीच हाइड्रोजन बंध उपस्थित होते हैं, 2 हाइड्रोजन बंध, ए और टी के बीच में हाइड्रोजन। शर्करा के अणुओं के बीच की दूरी 11 एंगस्ट्रॉम होती है, जो भी शर्करा इसमें उपस्थित होते हैं। डीएनए अणु का व्यास 20 एंगस्ट्रॉम है, देख रहे हैं यहाँ पर। और एक पूर्ण चक्र की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम होती है और 10 जोड़ी नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। यहाँ से इसके बीच की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम है और 10 जोड़ी क्या होते हैं, नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। तो ये डीएनए की द्विकुंडली संरचना है, जिसके बारे में आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। सब लोग लिख लिए, जल्दी से लिख लो। पहले मिठाई दे लिख लियो, 5 तक लिख लियो, 5 तक। 2-3 बार लिख लेते हैं आप। दस नंबर लिख लेना। केंद्रक की अंतरावस्था में, केंद्रक के अंतरावस्था में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। डीएनए का रेप्लिकेशन में निर्माण होता है। डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, निर्माण होता है। माने डीएनए के 1 पिकोग्राम की लंबाई, डीएनए के 1 पिकोग्राम की लंबाई लगभग 31 सेंटीमीटर होता है। पिरिमिडीन और पिरीन क्षारकों का अनुपात, पिरिडीन
और प्यूरिन क्षारकों का अनुपात एक संबंध एक का होता है। एक संबंध एक का होता है। प्रत्येक ने हो गया, बस इतना ही लिख लेना है 12 तक। हो गया, लिखा गया।